अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पे 5000 से ज़ायद मिसाइल फायर किए और खुल्लम खुला ऐलान जहाद किया। इसके नतीजे में कुछ कैजुअल्टीज भी हुई और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ हमास ने इसराइल के कई विलेजेस अलॉन्ग विद देयर मिलिट्री पोस्ट भी कब्जे में ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हमास कौन है और इसने इसराइल पे हमला क्यों किया? दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमास फ़लस्तीन की एक इस्लामी जहादी तंजीम है जो कि 1987 में मेनली सामने आई, जब पहली बार इसराइल के अगेंस्ट फ़लस्तीन के लोग एक ह्यूज कैपेसिटी में सामने आए और उसके बाद से अब तक हमास मुसलसल इसराइल पे हमले कर रहा है। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने से पहले आइए थोड़ी सी इन कंट्रीज की जियोग्राफी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये नक्शा जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें जो व्हाइट कलर का एरिया है वो इसराइल कहलाता है और ग्रीन कलर में फ़लस्तीन के बचे कुचे इलाके मौजूद हैं, जिनमें ईस्टर्न साइड का इलाका वेस्ट बैंक कहलाता है तो ये ईस्टर्न साइड पे, लेकिन चूंकि पहले ये उर्दन के कब्जे में था तो उसकी वेस्ट साइड बनती थी, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। और वेस्टर्न साइड पे एक छोटी सी पट्टी जिसे गजा स्ट्राइप भी कहा जाता है। अच्छा, अब यूएन और इंटरनेशनल अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग ये दोनों इलाके 1967 से इसराइल के कब्जे में हैं। ये दोनों टेरिटरीज हैं तो ऑक्युपाइड, लेकिन इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। वो ऐसे कि फलस्तीन के इस बड़े हिस्से वेस्ट बैंक में वहां की एक अथॉरिटी पीए की गवर्नमेंट है जो कि 90s में ओस्लो अकॉर्ड के एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट बनाई गई थी और इंटरनेशनली इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि इस गवर्नमेंट का वेस्ट बैंक के भी पूरे इलाके में कंट्रोल नहीं है, बल्कि सिर्फ 18% ऐसा इलाका है जिसमें ये फलस्तीन की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जबकि दूसरी साइड जो गजा वाला इलाका है वहाँ की एक इस्लामी जहादी तंजीम हमास का कब्जा है और वहाँ की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमास ही देखती है। इसके बाद वेस्ट बैंक का जो 22% इलाका है वो ऐसा इलाका है जहाँ पे फलस्तीन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी लाइक पुलिस वगैरह पे इसराइल और फलस्तीन दोनों मिल के कंट्रोल करते हैं। लेकिन इसराइल पुलिस के रिसोर्सेज चूंकि इतने कम हैं कि वो बराए नाम वहाँ के कंट्रोल में शामिल हैं और पूरे का पूरा कंट्रोल इसराइल अथॉरिटीज ही संभालती हैं। इस 22% इलाके की जो जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ के 300 से 400 गाँव का दौरमदार इसी जमीन पे है। लेकिन एक और चीज फिर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस इलाके की जमीनों को जो पानी लगता है वो उन तमाम इलाकों से आता है जो ऑलरेडी इसराइल के कब्जे में है। अगेन ये एक ऐसा एरिया है जो डिपेंडेंट है इसराइल के रिसोर्सेज पे। इसके बाद वाला जो तकरीबन 60% हिस्सा वेस्ट बैंक का बचता है वो टोटली इसराइल के कब्जे में है और वही लोग उसे कंट्रोल करते हैं। यही वो इलाका है जहां इसराइल ज्यादा से ज्यादा यहूदी आबादियों को सेटल करता जा रहा है ताकि इस इलाके की डेमोग्राफी को बदला जा सके। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 1972 में वहां सिर्फ 1000 इसराइली मौजूद थे और अब की तारीख में ये तादाद 3,60,000 से भी बढ़ चुकी है और वहां 125 नई सेटलमेंट्स बन चुकी हैं। मतलब वहां पे 125 नई रिहायशी आबादियां बनाई जा चुकी हैं। अब आप इस अजीब सी सिचुएशन का खुद अंदाजा लगाएं कि फलस्तीन एक स्टेट तो है, लेकिन वो हर मामले में इसराइल की स्टेट के डिपेंडेंट है। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं ऑक्युपाइड या मकबूजा इलाका। अब मुख्तसर सी नजर दौड़ाते हैं हिस्ट्री पे। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है जहां पे फलस्तीन और इसराइल का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मुख्तसरन ये बात जान लें कि 1948 में जब बरतानिया, यूएसए और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट की चीर फाड़ की और यहाँ की तकसीम की तो फलस्तीन की जमीन में इसराइल को लाके बसा दिया। उसी तकसीम के नतीजे में वेस्ट बैंक और गजा का हिस्सा फलस्तीन में आया और बाकी तमाम इसराइल के। इस तकसीम को अरबों ने पहले दिन से मानने से इनकार कर दिया था और यूं जंग तो फिर पहले दिन से शुरू हो चुकी थी। अब 1967 में इसराइल ने पड़ोसी अरब ममालिक पे भी ये कह के हमला कर दिया कि ये तमाम ममालिक उसके खिलाफ हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस जंग में इसराइल के अगेंस्ट उर्दन, मिस्र, शाम और कई अरब ममालिक का इताद था, लेकिन इसराइल ने यूएसए की मदद से इन सब को शिकस्त दे दी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, गजा और वेस्ट बैंक जो कि फलस्तीन के इलाके थे उनमें भी इसराइल ने गस्बाना कब्जा कर दिया और तब से लेके अब तक
वहाँ पे मकामी फलस्तीनियों को वहाँ से दरबदर किया जा रहा है और वहाँ पे यहूदी आबादियाँ बढ़ाई जा रही हैं। अब फलस्तीन के लोग तो पहले ही इसराइल को मानने के लिए तैयार नहीं थे और इस सिचुएशन में उनका गम और गुस्सा मजीद बढ़ गया, लेकिन वो इस कदर कमजोर थे कि इस गम और गुस्से को फतह में तब्दील नहीं कर सकते थे। दुनिया इस कब्जे को मानती तो नहीं थी, लेकिन उन पे किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ कोई कुछ कर भी तो नहीं रहा था। इसी आज़ादी का भरपूर फायदा उठाते हुए इसराइल ने वहाँ के मकामी घर गिराना शुरू कर दिए और वहाँ के लोगों को दरबदर करना शुरू कर दिया। इसके अगेंस्ट फलस्तीन की तरफ से मज़ामत तो होती थी जितनी उनमें ताकत होती थी, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं थे कि कोई मैसिव अटैक करके अपनी ज़मीनें हासिल कर सकें। लेकिन फिर एक दिन लावा फटा और 1987 में हमास और वहाँ की एक और मकामी तंजीम अल फतेह ने इसराइल के खिलाफ एक ह्यूज कैपेसिटी में प्रोटेस्ट शुरू किया, उनके खिलाफ जहाद शुरू कर दिया। ये रेजिस्टेंस पहले भी थी लेकिन इस कदर ह्यूज कैपेसिटी में नहीं थी। अब इराक की मदद और अरबों की फंडिंग की वजह से इस तहरीक ने तूल पकड़ लिया और इसे इंतफादुल अक्सा का नाम दिया गया, यानी कि मस्जिद अक्सा के कंट्रोल की जंग। ये जंग कोई लगभग 4 से 5 साल चली और इसमें फलस्तीन के 1900 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि इसराइल के 200 के करीब फौजी मारे गए। इस जंग में फलस्तीन को अच्छा खासा नुकसान तो हो रहा था, लेकिन उनके पास खोने को कुछ था ही नहीं। अपनी सरजमीन तो वो पहले ही खो चुके थे, अब उसको हासिल करने के लिए उनके पास अपनी जाने गंवाने के अलावा कोई चारा ना था। अब इस कदर नुकसान के बाद दोनों कंट्रीज ने अमेरिका की मदद से कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन किए, जिन्हें ओस्लो अकॉर्ड्स का नाम दिया गया। और इन एग्रीमेंट्स का जो मुख्तसर मतन था वो ये था कि बतदरीज इसराइल अपनी फौजें फलस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक से बाहर निकाल देगा और ये दोनों कंट्रीज 1967 से पहले वाले बॉर्डर्स को फॉलो करेंगे। ना फलस्तीन इसराइल को खत्म करने की कोशिश करेगा और इसराइल भी फलस्तीन के बॉर्डर्स का एहतराम करेगा। लेकिन दोस्तों, इसराइली इंतहा पसंद लोगों और इस्लामी जहादी तंजीमों दोनों ने इन मायदों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि इसराइली इंतहा पसंद तो इस कदर आगे चले गए कि उन्होंने अपने ही प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था उसे अगले 2 महीनों में ही कत्ल करवा दिया। अब चूंकि हमास भी इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर चुकी थी, यूं दूसरी तंजीम अल फतेह के यासर अराफात से भी हमास का इख्तलाफ शुरू हो गया। इस तरह ये माहिदा पेपर्स में तो नजर आया, लेकिन इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नजर ना आ सकी। इसराइल ने भी अपनी फौजें वेस्ट बैंक से बाहर निकाली और दूसरी तरफ फलस्तीन की अपनी दोनों तंजीमें हमास और अल फतेह के दरमियान बड़ी फूट पड़ गई और इनका ये इख्तलाफ आज तक जारी है। इसके बाद फलस्तीन में 2006 में इलेक्शन हुए, जिन इलेक्शन को हमास ने अक्सरियत से जीता, लेकिन अल फतेह के इख्तलाफ की वजह से उन्होंने हमास को गवर्नमेंट ना बनाने दी और यूं हमास ने गजा पे जाके कब्जा किया और वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना ली और यूं दोनों जियोग्राफीज की पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट होगी। एक तरफ गजा में हमास ने गवर्नमेंट बना ली और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी अल फतेह ने एक कमजोर सी हुकूमत बना ली। इस आपस के इख्तलाफ का भरपूर फायदा इसराइल ने उठाया और आज तक वेस्ट बैंक की जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहां पे यहूदियों की नई आबादियां कायम करता चला जा रहा है। ये काम किया ऐसे जाता है कि वेस्ट बैंक का कोई भी इलाका जहां पे इसराइल का कोई हक तो नहीं है, लेकिन वहां पे एक नई हाउसिंग सोसाइटी का ऐलान किया जाता है, फिर उस इलाके को मिलिट्री प्रोटेक्शन दी जाती है और यहाँ पे हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। इसके बाद दुनिया भर से यहूदियों को मदऊ किया जाता है कि वो यहाँ पे आके बसें और इसके लिए उन्हें टैक्स रिबेट्स भी दिए जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में वहाँ ऑलरेडी मुकीम जो फलस्तीनी हैं उनको वहाँ से निकाला जाता है, उनके घर गिराए जाते हैं और अगर कोई फलस्तीनी रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो उसे टेररिस्ट का टैग लगा दिया जाता है। उन्हीं की तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल की जाती हैं और यूं मुसलमानों को एक टेररिस्ट का टैग लगा के दुनिया में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट का जिक्र करना बड़ा जरूरी है कि एक्सट्रीम राइट विंग के जो यहूदी हैं वो यहाँ शुरू से एक ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखते आ रहे हैं, जिनका मानना है कि वो यहाँ दोबारा किंग डेविड या बादशाह दाऊद की सल्तनत कायम करेंगे, एक सल्तनत जो उनकी कहानियों में मौजूद है और वो कहते हैं कि उसे बहाल करेंगे। अब इस पूरी सल्तनत का नक्शा जो इनकी वेबसाइट्स पे मिलता है उसमें फलस्तीन और उर्दन तो शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी शाम, तुर्की और सऊदी अरबिया के भी कुछ इलाके शामिल हैं जो ग्रेटर इसराइल का पार्ट होंगे। इसराइल की इस ऑक्यूपेशन की तमाम स्ट्रेटजी से एक बात तो साफ जाहिर है कि वहाँ के लोग इस ग्रेटर इसराइल के नजरिए को किस तरह ग्रेजुअली लेके चल रहे हैं और इसराइल का एक्सट्रीमिस्ट तबका तो फलस्तीन जैसे मुल्क को सिरे से मानने को ही तैयार नहीं है। और इसी नजरिए की एक लड़ी हमें रिसेंटली भी नजर आई कि 26 जून को इसराइल ने वेस्ट बैंक का इलाका जो फलस्तीन का पार्ट है उसमें 5000 घरों की एक नई हाउसिंग सोसाइटी की तामीर की मंजूरी भी दी और जुलाई में उसी इलाके के करीब एक मिलिट्री ऑपरेशन भी किया और वहाँ सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया गया, वहाँ के मकामी लोगों के घर गिरा दिए गए और इस तरह की तबाही मचाई गई कि वहाँ के लोग उस इलाके को छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। इस तरह के तमाम टैक्टिक्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि
वहाँ पे इसराइल का डर कायम हो सके और लोग खुद बखुद उन इलाकों को छोड़ने पे मजबूर हो जाएं और कोई भी शख्स इसराइल के अगेंस्ट खड़ा ना हो सके। और फिर इन्हीं ऑपरेशंस पे अगर कोई फलस्तीनी मजामत करता है या उनकी पुलिस और आर्मी पे पत्थर बरसाता है तो उसी की तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल की जाती हैं एज ए टेररिस्ट का टैग लगा के, ताकि दुनिया को यह दिखाया जा सके कि फलस्तीन वाले इसराइल पे जुल्म कर रहे हैं। हालांकि ये एक उल्टी रुदात बयान की जाती है। दोस्तों, इस तमाम लॉबी से मुझे हिटलर याद आ जाता है। हिटलर ने यहूदियों के अगेंस्ट जो स्ट्रेटजी अपनाई थी और इनके खिलाफ जंग का ऐलान किया था, वही स्ट्रेटजी अब यहूदी मुसलमानों के अगेंस्ट फलस्तीन में कायम करने पे तुले हुए हैं। दोस्तों, ये इशू इतना सिंपल नहीं है कि इसको एक वीडियो में कवर किया जा सके। मैंने इस वीडियो में थोड़ी सी जियोग्राफी और हिस्ट्री इसलिए बताई है करंटली इस बात को एनालाइज किया जा सके कि हमास कौन है और उसने गजा से इसराइल पे हमला क्यों किया। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इसराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की कंप्लीट वीडियो देखना चाहेंगे।